हेलो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कल हम आप लोगों को क्लास 12 का चैप्टर 1 का जो है हिस्ट्री का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाए थे जो इम्पोर्टेंट था। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए क्लास 10th का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th इतिहास चैप्टर 1 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। टोटल 40-45 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके क्या करेंगे, सोल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है अपने लोग का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध को क्या कहा गया। अब बताइए 1870 में जो है फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को क्या कहा गया। सेडोन का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, साइडोन का युद्ध और फ्रैंकफर्ट का कहा गया, ठीक ना। तो युद्ध देखिए फ्रैंकफर्ट का युद्ध तो हुआ नहीं है कि नहीं, या तो सेडोवा होगा या तो सेडोन होगा। तो आप लोग बताएंगे जो सेडोन होगा या सेडोवा होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो सन 1870 में जो युद्ध हुआ था फ्रांस के बीच और प्रसा के बीच, ठीक ना, इस युद्ध को सेडोन का युद्ध कहा जाता है। कहाँ का युद्ध कहा जाता है, सेडोन का युद्ध कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। जो 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो सेडोन का युद्ध हुआ था, ठीक ना। और इसमें क्या हुआ था, फ्रांस जो है फ्रांस और प्रसा के बीच एक संधि हुआ, ठीक ना। इस युद्ध में प्रसा जो है भारी पड़ गया था, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों के बीच एक क्या हुआ था, संधि हुआ था, ठीक ना। उसके बाद जो है एकीकरण हुआ था कहाँ का, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब देखिए अभी अभी क्वेश्चन था इससे पहले, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण होगा बताइए। क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, परसा एवं डेनमार्क का युद्ध, सेडोन का युद्ध। अब आप लोग बताएंगे जो किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। तो अब ये देखिए अभी आप पहला नंबर जो क्वेश्चन बताए थे आप लोग को, उस क्वेश्चन में आप लोग को पता था जो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण होगा, है कि नहीं। जिस युद्ध का जिक्र हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी युद्ध के बाद क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था। तो आप लोग को पता है सेडोन का युद्ध होने के बाद, सेडोन का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद 1871 ईस्वी में जस्ट एक साल बाद क्या हो गया, जर्मनी का पूर्णतः एकीकरण हुआ था, ठीक ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा सेडोन के युद्ध के बाद क्या हुआ था। और सेडोन के युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस के बीच और प्रसा के बीच। अब देखिए प्रसा जो है जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है क्या। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, इटली को कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है। अब आप लोग बताएंगे जो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहता है, यंग, देखिए यहाँ पे क्या है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। यंग यूरोप, देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए यंग यूरोप, ठीक ना, यंग यूरोप और इसके साथ साथ यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था, और यंग यूरोप के साथ साथ इन्होंने यंग इटली का क्या किया था, स्थापना किया था इसके साथ साथ, ठीक ना। यंग इटली के साथ साथ आपको पता होगा जो सबसे पहले जो है एकीकरण की अगर बात चलता है तो सबसे पहले एकीकरण में यही आया था, ठीक ना। तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका था, जोसेफ मेजनी का था, ठीक ना। तो ये एकीकरण का इसे मसीहा कहा जाता है, एकीकरण का जनक भी इसे कहा जाता है। इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है, इसे जनक कहा जाता है। तो ये इटली के एकीकरण का क्या था, जनक था। तो आप लोग को याद होना चाहिए ये इटली के एकीकरण का जनक कौन था, जल्दी बताइए। इटली के एकीकरण का जनक जो है जोसेफ मेजनी था, और इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का स्थापना किया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अपने लोग बढ़ेंगे एक कदम आगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अपने लोग बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या, टीपू सुल्तान शासक था। अब देखो भाई ये क्वेश्चन कहां से आ गया। अब देखो टीपू सुल्तान का जिक्र एक्चुअल में जो है
अब आप लोग कहोगे क्या ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है? भाई ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअल में जो है ना टीपू सुल्तान का जिक्र है वहां पे। टीपू सुल्तान से प्रभावित था कोई यूरोप का व्यक्ति, ठीक ना, उसका नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन टीपू सुल्तान फिलहाल के लिए कहाँ का शासक था ये आप लोगों को बताना है। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, शिमला का शासक था, कश्मीर का शासक था, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को पता होना चाहिए टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था, मैसूर का। भाई टीपू सुल्तान का जो है मतलब जो स्लोगन वो चिन्ह होता था वो चीता का था, ठीक ना, जो अभी भी यूरोप के ऑडिटोरियम में रखा हुआ है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं अपने लोग, 6 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? देखिए आप लोग को पता ही होना चाहिए गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, आप लोग बताइए, ठीक ना। तो एक सेकंड भाई, सिपाही में टिक लगाया। गैरीवाल्डी पेशे से जमींदार था, किसान था, या सिपाही था, या नाविक था? तो देखिए गैरीवाल्डी एक्चुअल में जो है पेशे से नाविक था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। लेकिन आगे चल करके इन्होंने क्या किया, इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक ना। तो इसीलिए जो है इसका नाम इतिहास में क्या हो गया, दर्ज हो गया, ठीक ना। बहुत ही बढ़िया व्यक्ति था गैरीवाल्डी वैसे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? आप बताइए आप लोग, फ्रैंकफर्ट की संधि पर कब? 1863 में हुआ हस्ताक्षर, 64 में हुआ, 71 में हुआ, 72 में हुआ? बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? बताइए जल्दी बताइए। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था उस पर हस्ताक्षर कब हुआ? बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ, जल्दी बताइए। 1863, 1864, 1871, 1872? तो आप लोग बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि पे जो फ्रैंकफर्ट का जो संधि पर हस्ताक्षर हुआ था वो 1864 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1864 ईस्वी में, ठीक ना। लेकिन एक्चुअल में रुकिए यहाँ पे जो है डाटा, एक सेकंड रुकिए, आई थिंक जो है हमको लग रहा है क्या 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट के संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, 64 नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर है। 1871 ईस्वी में ही फ्रैंकफर्ट के संधि पर क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। अब देखिए आगे आएंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में देखेंगे तो 1917 ईस्वी में एक बार फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। तो फ्रैंकफर्ट एक जगह है, फ्रैंकफर्ट जो है एक जगह है, ये फ्रांस के अंदर है, ठीक ना। कहाँ है? फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस के अंदर फ्रैंकफर्ट एक जगह है, ठीक ना, जिस जो एक्चुअल में जो है इटली के एकीकरण हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट का जो संधि हुआ था, ठीक ना, इस पर भी हस्ताक्षर किया गया था। तो इटली का पूरा पूरी क्या किया गया था, एकीकरण किया गया था, ठीक ना। सेडोवा के युद्ध के बाद हुआ था, सॉरी जर्मनी के एकीकरण का बात होगा इसमें, ठीक ना, इटली का नहीं। इटली के एकीकरण सेडोन के युद्ध हुआ था, और सेडोवा का युद्ध हुआ था दूसरे में, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1871 में कौन सी संधि हुई? देखिए आप लोग को पता ही होगा, अभी तो जस्ट क्वेश्चन किए तो 1871 में कौन सा संधि हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग। 1871 में कौन सा संधि होगा? फ्रैंकफर्ट का क्या हुआ था, संधि हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर अगला बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को एक दो पॉइंट बताना चाहेंगे यहाँ पे। आप लोग को बताना वियना कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुआ? 1915 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। आप पेरिस के संधि का भी डेटा लगा है, ठीक ना, इसीलिए फ्रैंकफर्ट की संधि ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? संघीय शासन, संवैधानिक शासन, गणराज्य, अधिनायकवाद? बताइए जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के क्या किया गया, शासन स्थापित किया गया? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणतंत्र, अधिनायकवाद? जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग करेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए जो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया था, ठीक ना, संवैधानिक राजतंत्र 1830 में जो है एक्चुअल में फ्रांस की जो क्रांति होगा उसके बाद फ्रांस में कैसा शासन स्थापित होगा? संवैधानिक राजतंत्र, ठीक ना। तो संवैधानिक राजतंत्र का क्या होगा, शासन क्या होगा, स्थापित होगा। लेकिन इसका भी धीरे धीरे फ्रांस के जनता लोग क्या करेगा, विरोध करेगा, और इस शासन को का भी क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा एक दिन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी माना जाता है? आप देखिए जर्मनी का जो एकीकरण है इसके लिए उत्तरदायी कौन था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीवाल्डी, मेजनी? तो आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए एकीकरण 2 जगह का हुआ है, एक हुआ है इटली का, ठीक ना, एक हुआ है जर्मनी का, ठीक ना। तो भाई इटली के एकीकरण में 3 लोग था, ठीक ना। मेजनी इटली के एकीकरण से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। गैरीवाल्डी इटली के एकीकरण से, काउंट काबूर इटली के एकीकरण से जुड़ा है। तो भाई बच कौन गया? बच तो गया है बिस्मार्क, तो बिस्मार्क ही होगा ना। जर्मनी के एकीकरण से कौन जुड़ेगा? बिस्मार्क जुड़ा होगा, है ना।
तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है? बिस्मार्क है। बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, ठीक ना। ये अपने कूटनीति के बल पे अकेला ही क्या कर दिया, तो जर्मनी के एकीकरण का मार्ग क्या कर दिया, प्राप्त किया, ठीक ना। बहुत ही योग्य व्यक्ति था, एक योग्य सेनापति था बिस्मार्क, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? अब देखिए इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, अभी जस्ट अपने लोग ऊपर यानी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पढ़े थे, इटली के एकीकरण में भाई मेजनी का योगदान है, काउंट काबूर का है, गैरीबाल्डी का है। यहाँ पर निगेटिव का भाई निगेटिव देना, किसका संबंध नहीं है पूछ रहा है। देखिए नहीं वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान दिया कीजिए, ठीक ना। तो इस किसका संबंध नहीं होगा, बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण में क्या होगा, नहीं होगा, ठीक ना। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक सेकंड देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ भाग रहा भाई, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? अब जल्दी बताइए, इटली और जर्मनी दोनों के विरुद्ध कौन था? देखिए तो इंग्लैंड था या रूस था या परसा था। देखिए भाई परसा तो हो ही नहीं सकता इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, ठीक ना। इंग्लैंड भाई साहब इसको इटली और जर्मनी से उस समय उतना ज्यादा मतलब नहीं था, ठीक ना। जिस समय इटली के एकीकरण हो रहा था या जर्मनी का, उस समय उतना ज्यादा इटली और जर्मनी से इसका कोई मतलब नहीं था, लेना देना। रूस तो भाई रूस का तो और लेना देना था ही नहीं, ठीक ना। तो भाई एक ही देश बच गया रह दे करके, कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक जो है वो कभी नहीं चाहता था इटली या जर्मनी का क्या हो, एकीकरण हो। बहुत बड़ा प्रतिक्रियावादी शासक था ये, ठीक ना। इसीलिए वो इटली का एकीकरण के विरुद्ध था। इसीलिए ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध किसको माना जाता? ऑस्ट्रिया को माना जाता, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग के पास, 12। जर्मनी के एकीकरण का एक प्रमुख वास्तु कारक कौन था? बताइए जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तु कारक कौन था? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है उसका वास्तु कारक कौन होगा? क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक ना। जर्मनी के एकीकरण जो हुआ है, ठीक ना, इसका वास्तु कारक कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का वास्तु कारक मेजनी था, गैरीबाल्डी था, लेनिन था, बिस्मार्क था। आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो जर्मनी के एकीकरण का जो वास्तु कारक होगा, देखिए अब आप लोग को पता ही है जो भाई लेनिन तो होगा नहीं, लेनिन तो अभी आया ही नहीं है भाई उस समय में, जिस समय एकीकरण हो रहा है। तो गैरीबाल्डी और मेजनी ये दोनों बेचारा तो इटली से जुड़ा हुआ है। तो भाई एक एक्चुअली में एक ही रह देकर के आंसर बच गया, वो क्या है? बिस्मार्क। क्योंकि बिस्मार्क ही जर्मनी के एकीकरण का क्या था, प्रमुख वास्तु कारक माना जाता है। माना जाता क्या है भाई, बिस्मार्क ही तो इटली के एकीकरण को मतलब जर्मनी के एकीकरण किया है कि नहीं। इटली के एकीकरण ये दो है और तीसरा व्यक्ति कौन है? काउंट काबूल। लेनिन तो इस समय था ही नहीं, तो लेनिन का तो नाम ही नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने लोग के पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? अब देखिए फिर से अपने लोग का क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? ये क्वेश्चन अभी अपने लोग देखे हुए थे, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की क्या होगा, संधि होगा। तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए ज्वेलरीन का संबंध किससे था? क्रांतिकारियों से था, व्यापारियों से था, विद्वानों से था, पादरियों से था। क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे आप लोग, ठीक ना। ज्वेलरीन का संबंध किससे था? तो देखिए ज्वेलरीन जो था इसका संबंध व्यापारियों से था। किससे था? इसका संबंध व्यापारियों से था। आप लोग याद रखेंगे ज्वेलरीन का जो संबंध था वो किससे था? व्यापारियों से था। ज्वेलरीन का जो है संबंध व्यापारियों से था। उस समय का जो वहाँ का जो व्यापारी लोग था, ठीक ना, उसको क्या कहा जाता था? ज्वेलरीन कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक ना। यूरोपीय व्यापारी लोग को क्या कहा जाता था? ज्वेलरीन कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जनेवा की संधि कब हुआ? देखिए अब बताइए जनेवा की संधि हुआ 1954 में या एक सेकंड भाई 1954 में हुआ है कि 1952 में हुआ कि 1950 में कि 1985 में? जल्दी बताइए जनेवा की संधि कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जनेवा की जो संधि हो रहा है 19 में हुआ था, 54 ईस्वी में हुआ था, नहीं 1952 में नहीं हुआ था, 1950 में भी नहीं, 1985 में भी नहीं हुआ था। जनेवा की संधि कब होगा? 1954 ईस्वी में होगा। आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता अपना, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? भाई आपको तो पता ही है इसका आंसर, है कि नहीं। काउंट काबूर जो है किस पद पर था? विक्टर इमैनुअल जो है काउंट काबूर को किस पद पर बैठाया था? सेनापति बनाया था या फ्रांस का राजदूत बनाया था या प्रधानमंत्री बनाया था या गृह मंत्री बनाया था? तो आप लोग को याद होना चाहिए विक्टर इमैनुअल जो है काउंट काबूर को जो है
प्रधानमंत्री का पद दिया था। किसका पद दिया था? प्रधानमंत्री का पद। तो आप लोग याद रखिएगा, विक्टर इनुमुअल जो है काउंट काबूर को क्या बनाया था? अपना प्रधानमंत्री बनाया हुआ था, ठीक ना। तो ये बात याद रहेगा आप लोग को। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर अपने लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 अपने लोग का क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्या? वियना सम्मेलन कब हुआ? भाई कौन नहीं जानता भाई वियना सम्मेलन कब हुआ है जो, ठीक ना। तो वियना सम्मेलन जो बुलाया गया था वो कब बुलाया गया था? 1833 में। जल्दी बताइए, 1871 में बुलाया गया था? नहीं भाई, 1871 में नहीं बुलाया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि होगा। 1870 में नहीं बुलाया गया था। 1848 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, यहाँ पे नहीं बुलाया गया था। वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1815 में। आप लोग को बताना, वियना जो है, वियना वो किस देश का राजधानी है? किस देश का क्या है? राजधानी है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर देना है, वियना किस देश का राजधानी है? वियना जो है किस देश का राजधानी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक ना, कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का था, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? अब बताइए भाई, इटली का एकीकरण किसके योगदान से पूर्ण होगा? तो भाई देखिए, इटली के एकीकरण भाई बीज तो डाला था बेंजनी, लेकिन उसमें काउंट काबूर का भी योगदान है और विक्टर इनुमुअल का भी क्या है? वो योगदान है। इसका मतलब ये हो गया जो भाई इटली के एकीकरण में भाई सबका योगदान रहा है, इनमें से सभी का योगदान रहा। इटली के एकीकरण में योगदान क्या रहा है? सभी का रहा है, ठीक ना। आप लोग याद रखेंगे, इटली के एकीकरण में किसका योगदान रहा है? सभी का रहा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, बिहार बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन क्या किया गया है? रिपीट किया गया है, ठीक ना। रक्त एवं लौह का जो अवलंबन है, इसको किसने किया था? देखिए गैरीवाल्डी किया था, मेजनी किया था, बिस्मार्क किया था, नेपोलियन किया था। देखिए नेपोलियन तो किया ही नहीं था, ठीक ना। गैरीवाल्डी और बिस्मार्क। भाई देखिए, रक्त एवं लौह का जो नीति अपनाया गया था ना, वो जर्मनी के एकीकरण के दौरान अपनाया गया था। तो रक्त एवं लौह के नीति का जो अवलंबन करता है वो कौन करेगा? बिस्मार्क करेगा। कौन करेगा? बिस्मार्क। तो रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन कौन किया है? बिस्मार्क किया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन की कौन करेगा? बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? अब बताइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था? लुई 18वां किया था, नेपोलियन बोनापार्ट किया था, नेपोलियन तृतीय किया था, बिस्मार्क ने किया था? जल्दी बताइए आप लोग फटाफट से, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 21 का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 21 का आंसर आप लोग फटाफट से करेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो होता है कंफ्यूजन में पड़ जाता है। नेपोलियन तृतीय एक अलग व्यक्ति है, नेपोलियन बोनापार्ट एक अलग व्यक्ति है। तो याद रखना यहाँ पे आंसर में बहुत सारे व्यक्ति क्या करता है, नेपोलियन तृतीय पे। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जहां लिखा रहेगा वही होगा इसका राइट आंसर। नेपोलियन बोनापार्ट ही जो है ना, जर्मन राज्य का क्या किया था? निर्माण किया था। बहुत सारे लोग क्या करता है, नेपोलियन तृतीय में टिक लगा देता, तो वहां पे गलती हो जाएगा, ठीक ना। गलती नहीं करना है आप लोग को, याद रखना है। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलती हो जाएगा तो आप लोग के लिए क्या है? दिक्कत वाली बात है, ठीक ना। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने लोग कहाँ किसकी ओर बढ़ेंगे? तो क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? देखिए यहाँ पे, निम्न में से किस देश में सम्मेलन निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? बताइए, क्योटो सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में, रियो डी जेनेरो सम्मेलन में, लॉसेने सम्मेलन में? अब आप लोग बताइए, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोग को ये बताना है जो कौन सा ऐसा सम्मेलन है जिसमें जर्मनी की क्षतिपूर्ति की जो राशि था उसको कम कर दिया गया। अब देखिए, जर्मनी का जो क्षतिपूर्ति वाला राशि था वो कौन सा राशि था? आप लोग को पता होगा, जर्मनी का जो क्षतिपूर्ति वाला राशि था वो कौन सा था? आप लोग बताइए, जर्मनी का जो क्षतिपूर्ति वाला राशि था वो कौन सा था, ठीक ना। तो आप लोग बताइए। तो एक्चुअल में जो है लॉसेने सम्मेलन जो हुआ था, इसमें जर्मनी का क्षतिपूर्ति का राशि क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया था। ये बात याद रखिएगा, जर्मनी के क्षतिपूर्ति का राशि कम किसमें किया गया था? लॉसेने सम्मेलन में। किसमें? लॉसने सम्मेलन में जो है जर्मनी के क्षतिपूर्ति का राशि क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 23 अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। इसको हटाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है?
हिगेल किस देश के दार्शनिक था? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हिगेल फ्रांस का दार्शनिक था, जर्मनी का था, इटली का था, ऑस्ट्रिया का था। बताइए हिगेल जो है किस देश का दार्शनिक था? जल्दी बताइए, तो इसका आंसर दीजिए। हिगेल जो है आप लोग को पता होना चाहिए, हिगेल जो है, हिगेल बहुत बड़ा दार्शनिक था, बहुत बड़ा, ठीक ना। याद रखना है दार्शनिक लोग जब सबसे ज्यादा जर्मनी में हुआ है, ठीक ना। तो हिगेल कहाँ का दार्शनिक होगा? जर्मनी का दार्शनिक था। हिगेल कहाँ का दार्शनिक था? जर्मनी का दार्शनिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर क्या है? 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्या? वियना कांग्रेस, एक सेकंड रुक जाओ भाई, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो अब वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला, गणराज्यों का पुनर्स्थापना का, नहीं भाई गणराज्य तो ये चाहता ही नहीं था, गणराज्य ये नहीं चाहता था। लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, नहीं भाई लोकतंत्र भी ये नहीं चाहता था, ठीक ना, क्योंकि ये चाहता था प्रतिक्रियावादी शासक था। राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, हाँ ये बात सही है, ये एक प्रतिक्रियावादी था और राजशाही शासन को क्या करता था? कायम रखना चाहता था, ठीक ना। लोकतंत्र और गणराज्य का तो ये खिलाफ था। वियना कांग्रेस में जो है सबसे बड़ा बोलबाला किसका था? मेटरनिक का था। किसका था? मेटरनिक। तो आप लोग को बताना है जो मेटरनिक जो है, मेटरनिक ये कहाँ का चांसलर था? कहाँ का क्या था? चांसलर था, ठीक ना। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24 में जो है मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, ये आप लोग को क्या करना है? बताना है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर कितने की ओर? 25 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कहता है? देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? भाई फ्रांस की क्रांति कब हुआ बताइए? तो फ्रांसीसी क्रांति किसको नहीं पता है भाई? फ्रांस की जो पहला क्रांति होगा कब होगा? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति जो प्रथम चरण में सबसे पहले क्रांति होगा 1789। उसके बाद और आगे आइएगा तो फिर अगला क्रांति हुआ दूसरे चरण में 1830 में हुआ, फिर तीसरे चरण में 1848 ईस्वी में भी क्रांति हुआ है, ठीक ना। तो याद रखना है फ्रांस की क्रांति अलग अलग चरणों में हुआ। ये पहला चरण में हुआ, ये द्वितीय चरण और तृतीय चरण, 3 चरण में फ्रांस की क्रांति। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद में आप पढ़ेंगे 3 चरण में क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति हुआ है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? देखिए मेजनी जो है एक्चुअल में क्या हुआ था, जब वो बचपन में ही था, स्कूल के टाइम में ही, जब स्कूल का टाइम वो छोड़ा था तो वो बचपन में ही एक गुप्त दल बनाया था, ठीक ना। गुप्त क्रांतिकारी दल था, क्रांतिकारी क्या बनाया था? दल बनाया था, ठीक ना। ये जो गुप्त क्रांतिकारी दल था, ठीक ना, ये इसका नाम था कार्नोवरी। क्या नाम था? कार्बोनारी। कार्बोनरी जो है ये गुप्त क्रांतिकारी दल था जिससे किसका संबंध था? मेजनी का संबंध था, ठीक ना। आप लोग को याद रहेगा डायट ज्वेलरिन, ये व्यापारियों का एक समूह होता था, ठीक ना। लाल सेना का गठन दूसरा व्यक्ति किया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कार्बोनरी का जो संगठन था उसी से संबंध था किसका? मेजनी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कहता है? देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। इटली में है, जर्मनी में है, रूस में है और कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग फटाफट से देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देंगे आप लोग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27 जो है क्या कह रहा है? जेना विश्वविद्यालय जो है राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र था वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा आप लोग जेना विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है। जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए कोसूत का संबंध किस देश से है? अब देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा नया नया है, ठीक है, याद रखें। कोसूत का संबंध ऑस्ट्रिया से है, यूनान से है, पोलैंड से है, हंगरी से है। बताइए कोसूत का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा आप लोग कोसूत का जो संबंध है वो हंगरी से है। किससे है? हंगरी से। कोसूत का संबंध किससे है? हंगरी से होगा। कोसूत का संबंध किससे होगा? हंगरी से होगा, ठीक ना। कोसूत का संबंध किससे है? हंगरी से होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है हमारा? देखिए कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बताइए यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो किस देश को कहा जाता है? पुर्तगाल को कहा जाता है? नहीं भाई पुर्तगाल को नहीं कहा जाता। इंग्लैंड को कहा जाता? नहीं इंग्लैंड को भी नहीं। पोलैंड को भी नहीं कहा जाता। यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है
क्योंकि यूनानी लोग बहुत कल्चरल था, ठीक ना, सांस्कृतिक होते थे, इसलिए यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा गया, यूनान का। देखिए आज आप लोगों को जो है हम अप्रोक्सीमेट ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चन करवाने के बारे में सोचे हैं, अगर टाइम रहा ठीक है तो हम आप लोगों को जो है 45 क्वेश्चन तक भी बता सकते हैं, ठीक ना। देखते हैं कितना क्वेश्चन तक आप लोगों को क्या कर पाते हैं, बता पाते हैं, ठीक है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा गया है, यूनान को कहा गया है, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे एक चैप्टर हम खत्म करने के बारे में ही सोच रहे हैं आप लोगों को, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। देखिए जनेवा में बहुत बार कन्वेंशन हुआ था, ठीक ना। तो इसमें हमको ये बताना है जो प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग दीजिए। पहली बार जो जनेवा कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था, 1854 में हुआ था, 1864 में हुआ था, 1874 में, 1833 में, 84 ईस्वी में। तो प्रथम जो जनेवा कन्वेंशन हुआ था 1833 में हुआ था, 64 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ, 1864 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इटली के एकीकरण कब हुआ। भाई बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, ठीक ना। इटली का एकीकरण कब हुआ था, ठीक ना, ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इटली का एकीकरण बताइए 1861 में हुआ था कि 1871 में हुआ कि 1720 में हुआ कि 1817 में हुआ। आप लोग को पता होगा इटली का एकीकरण जो हुआ 1831 में हुआ, 71 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। इटली का एकीकरण कब हुआ है, 1871 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है अपने लोग को, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। देखिए लुई फिलिप किस देश का शासक था, अब बताइए। लुई फिलिप जो है आपको पता होगा फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो भाई सिंपल बात, अरे यार ये तो टिक लग गया पहले से ही, ठीक ना। लुई फिलिप जो है एक्चुअल में ये भाई जर्मनी से तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ऑस्ट्रिया से भी नहीं है, इटली से भी कोई कनेक्शन है। लुई फिलिप जो है ये फ्रांस की क्रांति का, ठीक ना। लुई फिलिप जो है शासक तो ठीक ठाक था, लेकिन ये कोई भी बदलाव नहीं लाया, ठीक ना। इसको सब मिल करके जनता लोग मिल करके फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ तो बढ़िया से 30 एकरा शासक तो बनाया, लेकिन ये उतना कामयाब साबित नहीं हुआ, ठीक ना। 1830 में एकरा शासक तो बनाया, लेकिन फिर से 1848 में मतलब सत्ता से हटा दिया कुछ दिनों के बाद आंदोलन करके, ठीक ना, याद रखिएगा। लुई फिलिप का सभी नीति क्या होता था, असफल था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कौन है, मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं है। अब बताइए भाई जो मित्र राष्ट्र था, क्वेश्चन नंबर 33 बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन नहीं शामिल है, ठीक ना। तो 33 का आंसर दीजिए आप लोग। मित्र राष्ट्रों में कौन नहीं शामिल है, तो बताइए ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और रूस। देखिए मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था और जर्मनी नहीं था, अमेरिका था। कौन था, अमेरिका। भाई जर्मनी जो है जब देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पूरा दुनिया दो भागों में बट गया, जिसमें जर्मनी ठीक ना, इटली, पर्सा और जापान, ये सब धुरी राष्ट्र में आ गया था, ये सब धुरी राष्ट्र में था, ठीक ना, धुरी राष्ट्र में, ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस, सॉरी ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस, ये चारों देश क्या था, मित्र राष्ट्र था। कैसा था, मित्र राष्ट्र, ठीक ना। इन दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ, ठीक ना। इस युद्ध का समाप्ति जो है 1917 के कौन संधि में हुआ, फ्रैंकफर्ट की एक संधि हुआ था, नहीं सॉरी बरसाई के महल में संधि हुआ था, सॉरी गलती हो गया, फ्रैंकफर्ट की नहीं, बरसाई के महल में संधि हुआ था, वहां पे ही इन दोनों का गुट का क्या हुआ था, मिलन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है क्या, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था, बताइए। बोहेमिया केकर मतलब अधीन था, ऑस्ट्रिया के, यूनान के, तुर्की के, पोलैंड के, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दीजिए आप लोग। तो बोहेमिया जो है वो ऑस्ट्रिया के अधीन था, किसके अधीन था, ऑस्ट्रिया के अधीन था, याद रखिएगा। बोहेमिया जो है ऑस्ट्रिया देश के अधीन था, ठीक ना। उस समय में ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था वही बोहेमिया पर क्या कर रखा था, कब्जा करके रखा हुआ था, ठीक ना। आगे चल करके बोहेमिया भी अपने आप को ऑस्ट्रिया से क्या किया, छुटकारा पा लिया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का शासक बना, जल्दी बताए भाई। 1865 में 71 में इटली का शासक बना, इंग्लैंड का शासक बना, जर्मनी का, पोलैंड का शासक बना। 35 का आंसर आप लोग फटाफट से कीजिएगा, ठीक ना। तो याद रखना है
1871 ईस्वी में ही जर्मनी का भी एकीकरण हुआ। अब विलियम प्रथम जो है जर्मनी का पहला क्या बना था, सम्राट बना था, कहाँ का, जर्मनी का, याद रखिएगा। 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण के साथ साथ जर्मनी का सम्राट कौन बना था, विलियम प्रथम बना था, याद रखिएगा। चलिए 2-4 क्वेश्चन ही और बचा हुआ है, फटाफट से हम 40 क्वेश्चन फटाफट से आप लोग को क्या कर देते हैं, कंप्लीट करवा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कहता है, लुई 16वें को फांसी कब दिया गया। देखो भाई क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। 36, लुई 16वें को फांसी कब दिया गया, 1748 में, 1793 में, 1798 में, 1854 में। तो याद रखना है लुई 16वां जो था उसको फांसी दिया गया 1793 ईस्वी में। लुई 16वां को फांसी कब दिया गया, 1793 ईस्वी में, ठीक ना। लुई 16वां को 1793 ईस्वी में क्या दिया गया, फांसी दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए यहाँ क्या है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया, पूरा आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांस ने कर दिया, जापान ने कर दिया, वियना ने कर दिया, और क्या कर दिया, भारत ने कर दिया। भाई भारत कहाँ से आ गया यहाँ पे, यूरोपीय क्रांति में, है कि नहीं। तो 37 नंबर का आंसर आप लोग को देखिए, पोट्सडम की जो घोषणा था उसके बाद जापान जो है अपना पूरा पूरी क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, याद रखिएगा, ठीक ना। इस घोषणा के बाद क्या किया, फ्रांस ने पूरा पूरी क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। भाई फ्रांस को इतना ना शोषण किया गया था, आत्मसमर्पण करना ही जाता ना। भाई परमाणु बम गिरा दिया था तो क्या करेगा, है कि नहीं, तो आत्मसमर्पण करना ही पड़ गया, है कि नहीं। 37 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है क्या, सार्डिनिया का राजा कौन था। भाई जल्दी बताइए, सार्डिनिया का राजा, जल्दी फटाफट। विक्टर इनेमुअल, नेपोलियन, चार्ल्स, इनमें से कोई नहीं। सार्डिनिया का राजा कौन था, जल्दी बताइए, सार्डिनिया का राजा कौन था। तो सार्डिनिया का राजा था विक्टर इनेमुअल, याद रखना है। सार्डिनिया का राजा कौन था, विक्टर इनेमुअल था, ठीक ना, याद रखना है, ठीक ना। विक्टर इनेमुअल कहाँ का राजा था, सार्डिनिया का राजा था, याद रखना है आप लोग। याद रहेगा आप लोग को, जो सार्डिनिया का राजा था वो कौन था, विक्टर इनेमुअल था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर देखिए, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन है। भाई बताइए, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन है। भाई सभी प्रमुख ही है। इटली के जो एकीकरण है, मेजनी भी इसका नायक है, काउर भी है, और गैरीबाल्डी भी है, ठीक ना। तो याद रखना है, इटली के जो एकीकरण है एक प्रमुख नायक क्या है, इनमें से सभी होगा, सभी इसका क्या था, प्रमुख नायक था, ठीक ना। तीनों भाई इटली के एकीकरण में तीनों का योगदान रहा है, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले चाहता था जो इटली की एकीकरण करना, कौन, मेजनी चाहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लगभग में इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन था हमने सारे क्वेश्चन को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी का चांसलर था। बताइए भाई, जर्मनी का चांसलर कौन था, विक्टर इनेमुअल था, बिस्मार्क था, हिगेल था, मेजनी था। तो बताइए जर्मनी का चांसलर कौन था, जर्मनी का चांसलर, तो बताइए जर्मनी के चांसलर तो एक गो व्यक्ति था ही, है कि नहीं। जर्मनी के एकीकरण में जिसका बहुत बड़ा योगदान था वो कौन था, बिस्मार्क। चलिए तो आप लोग को क्या करें, खत्म करें, या और 5 क्वेश्चन है उसको भी 2-4-5 क्वेश्चन और छूट गया उसको करवा लें। वैसे तो हमारे विचार से आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया है, ठीक है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन था इसमें से 2-4 क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में आकर के आपको जरूर मिलेगा, ठीक ना। 5 क्वेश्चन का दावा रहता है, 5 क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर आपको यहीं से मिलेगा, ठीक ना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 आप लोग का क्या हो गया, द इंड हो गया, पूरा पूरी क्या हो गया, द इंड हो गया। चलिए